इतिहास के पन्नों में एक ऐसा साम्राज्य दर्ज है जिसकी विशालता की कल्पना करना भी आज मुश्किल है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ एक ऐसा साम्राज्य जिसने दुनिया को आधुनिकता की झलक 2000 साल पहले ही दिखा दी थी। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम उस महान रोमन साम्राज्य की कहानी के पन्ने पलटेंगे, जिसके निशान, जिसकी जड़ें आज भी हमारी दुनिया की नींव में धड़कती हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इटली में टाइबर नदी के किनारे बसी एक बेहद साधारण और छोटी सी बस्ती भला इतनी विशाल ताकत कैसे बन गई? कैसे उसने पूरे यूरोप, एशिया और अफ्रीका पर अपना परचम लहरा दिया? ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इसके पीछे की कहानी बेहद गहरी और रोमांचक है। भाग 1, रोम का उदय। तो चलिए करीब 2000 साल पीछे चलते हैं। जब रोम की शुरुआत हुई ना, तो वहां के नागरिक असाधारण रूप से मेहनती थे। उनमें एक ऐसी लगन थी जिसने आगे चलकर इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। अगर हम रोम की असली सुपर पावर की बात करें तो वो कोई जादू नहीं था, बल्कि उनका कमाल का संगठन था। वहां के लोग कठोर अनुशासन में जीते थे और युद्ध कला में तो उन्हें जैसे महारत हासिल थी। उनकी सेना से लेकर प्रशासन और कानून तक सब कुछ एक घड़ी की मशीन की तरह बिल्कुल सटीक और व्यवस्थित था। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। रोम के शासन का तरीका भी उस दौर के हिसाब से काफी अलग और दिलचस्प था। राजाओं की सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद रोम ने गणतंत्र यानी रिपब्लिक की स्थापना की। एक ऐसा सिस्टम जहां शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलता था और इसका मार्गदर्शन करती थी एक बहुत ही शक्तिशाली सीनेट। इस सीनेट में समाज के अमीर और प्रभावशाली लोग बैठते थे जो कानून बनाते थे। क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि आज की आधुनिक डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की जड़ें भी कहीं ना कहीं इसी पुरानी व्यवस्था से गहराई से जुड़ी हैं। भाग 2, शक्तिशाली सैन्य मशीन। अब जैसे जैसे रोम का प्रभाव बढ़ने लगा, उनकी सेना भी कहीं ज्यादा खतरनाक और अनुशासित होती गई। जरा सोचिए, एक रोमन सैनिक को बचपन से ही अत्यंत कठोर ट्रेनिंग दी जाती थी। उनका गियर भी बिल्कुल पक्का होता था। भारी कवच, हमलों से बचने के लिए एक विशाल सुरक्षात्मक ढाल और उनकी वो मशहूर छोटी तलवार, इन सब ने मिलकर एक आम रोमन सैनिक को युद्ध के मैदान की एक अजेय और खौफनाक ताकत बना दिया था। लेकिन सिर्फ हथियार ही सब कुछ नहीं होते। ये सेना इसलिए अजेय थी क्योंकि ये सैनिक कभी अकेले या बिना किसी योजना के नहीं लड़ते थे। उनकी कॉम्बैट फॉर्मेशंस यानी युद्ध की संरचनाएं इतनी सटीक और लाजवाब थी कि दुश्मनों के लिए उन्हें भेंट पाना लगभग नामुमकिन होता था। और हाँ, सड़कों का वो विशाल जाल, इन बेहतरीन सड़कों के जरिए रोमन सेना बिजली की रफ्तार से किसी भी इलाके में पहुंच सकती थी। और बस इसी बेजोड़ सैन्य ताकत के दम पर शुरू हुआ रोम का एक अकल्पनीय विस्तार। यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इटली से लेकर फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन और मिस्र तक। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो बहुत ही कम साम्राज्य कभी इतने विशाल आकार तक पहुंच पाए हैं। ये पैमाना, ये विशालता सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस पूरे विशाल साम्राज्य का दिल अगर कुछ था तो वो था भूमध्य सागर। रोमन लोग बड़े गर्व से इसे मारे नोस्ट्रम कहते थे, जिसका सीधा सा मतलब है हमारा समुद्र। ये समुद्र उनके लिए सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं था, बल्कि ये उनके साम्राज्य की धड़कन थी। यही वो रास्ता था जो उनके व्यापार, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी सेनाओं को आपस में एक मजबूत धागे से बांधे रखता था। भाग 3, सीजर और स्वर्ण युग। जब सेनाएं बहुत ज्यादा ताकतवर होने लगती हैं तो उनके जनरलों का कद भी अपने आप बढ़ने लगता है। और ऐसे ही एक दौर में इतिहास के पन्नों पर एक ऐसा नाम उभरा जिसे आज भी पूरी दुनिया जानती है, जूलियस सीजर। सीजर सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वो एक महान योद्धा, एक अचूक रणनीतिकार और जनता का बेतहाशा चहेता नेता था। उसने रोम की सीमाओं को और भी आगे तक फैला दिया। आम लोग उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी यही अपार लोकप्रियता वहां के राजनीतिक कुलीन वर्ग यानी सीनेट के लिए एक बहुत बड़ा खौफ और ईर्ष्या का कारण बन गई। और ठीक यहीं से आता है रोम के इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़। 44 ईसा पूर्व सीनेट के भीतर एक बहुत ही खौफनाक साजिश रची गई। सीजर की बेरहमी से हत्या कर दी गई, और वो भी उनके द्वारा जिन्हें वो अपना सबसे करीबी मानता था। इस बड़े विश्वासघात के बाद पूरा रोम एक खूनी और भयानक गृह युद्ध में डूब गया। सालों की उथल-पुथल के बाद अंततः 27 ईसा पूर्व में सीजर का उत्तराधिकारी ऑगस्टस विजयी होकर उभरा और वो बना रोम का पहला सम्राट।
यहीं से रिपब्लिक यानी गणतंत्र का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई, पैक्स रोमाना यानी रोमन शांति का युग। भाग 4, समाज, अर्थव्यवस्था और अंधकार। अगर हम युद्ध के मैदान से थोड़ा हटकर देखें तो अपने चरम पर रोम का समाज और उनका जनजीवन सचमुच हैरान कर देने वाला था। जरा कल्पना कीजिए 2000 साल पहले के उन शहरों की चौड़ी और पक्की व्यवस्थित सड़कें, नहाने के लिए भव्य पब्लिक बाथ्स, विशाल थिएटर और स्टेडियम जहां हजारों लोग एक साथ बैठकर खेल देख सकें, और भीड़-भाड़ वाले जीवंत बाजार। यही नहीं, जल निकासी यानी ड्रेनेज के बेहतरीन सिस्टम और मीलों दूर से शहरों तक साफ पानी लाने वाले बड़े-बड़े एक्वेडक्ट्स वहां मौजूद थे। उनकी ये इंजीनियरिंग आज भी हमारी आधुनिक दुनिया को अचंभित करती है। और इस इतने उन्नत समाज की नींव में क्या था? एक बेहद शानदार अर्थव्यवस्था और एक विशाल ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। भारत से खुशबूदार मसाले और कीमती पत्थर आते थे, चीन से चमचमाता हुआ रेशम और मिस्र से भारी मात्रा में अनाज। पूरे साम्राज्य में रोमन सिक्कों का एक यूनिवर्सल सिस्टम चलता था, जिसने इस पूरे ग्लोबल ट्रेड को बेहद आसान, तेज और प्रभावी बना दिया था। लेकिन ठहरिए, इस सुनहरी और भव्य चमक के ठीक पीछे एक बेहद खौफनाक और स्याह सच्चाई भी अपनी जड़ें जमाए हुए थी। और वो सच्चाई थी दास प्रथा। रोमन अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी क्रूर प्रथा पर टिकी हुई थी। युद्ध में जो लोग हार जाते थे उन्हें बंदी बना लिया जाता था, फिर उन गुलामों से खेतों में जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती, गहरी अंधेरी खदानों में बहुत ही अमानवीय परिस्थितियों में काम लिया जाता और अमीर घरानों में उन्हें घरेलू नौकर बनाकर रखा जाता था। ये उस सुनहरे दौर के समाज का एक ऐसा कड़वा सच है, एक ऐसा तथ्यात्मक पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि रोम की पूरी समृद्धि इसी की बुनियाद पर खड़ी थी। अब अगर समाज के कुछ दूसरे पहलुओं पर नजर डालें तो एक दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ थी रोमन महिलाएं, जिन्हें कई अन्य प्राचीन सभ्यताओं की तुलना में बेहतर अधिकार मिले हुए थे। वे अपनी संपत्ति खुद रख सकती थीं, अपना व्यापार संभाल सकती थीं, हालांकि राजनीतिक सत्ता में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। और दूसरी तरफ ठीक इसी दौर में एक बिल्कुल नया धर्म अपनी जगह बना रहा था, ईसाई धर्म। जीसस क्राइस्ट के प्रेम और समानता के इस नए संदेश को शुरुआती रोमन शासकों का भारी और हिंसक विरोध झेलना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद धीरे धीरे इस विचार ने पूरे साम्राज्य पर अपना गहरा प्रभाव डाल ही दिया। भाग 5, संकट और पतन। हम सभी जानते हैं कि जो भी चीज अपने चरम पर पहुंचती है उसका अंत एक ना एक दिन जरूर होता है, और 3 महाद्वीपों तक फैले इस इतने विशालकाय साम्राज्य को संभालना अब असंभव होता जा रहा था। विनाश की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही हो चुकी थी। साम्राज्य भीतर ही भीतर खोखला हो रहा था। राजनीतिक भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया था, नेतृत्व कमजोर पड़ने लगा, आम जनता पर टैक्स का बोझ इतना बढ़ा दिया गया कि पूरी अर्थव्यवस्था ही ढहने लगी। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, साम्राज्य की सीमाओं पर जर्मन जनजातियों ने लगातार और भयानक हमले शुरू कर दिए। ये महान साम्राज्य अब चारों तरफ से दरक रहा था। इस डूबते हुए विशाल जहाज को बचाने के लिए एक बेहद हताश और बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया। पूरे साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट देना। एक बना पश्चिमी रोमन साम्राज्य और दूसरा पूर्वी रोमन साम्राज्य। लेकिन अफसोस, ये बड़ा विभाजन भी पश्चिमी हिस्से को बचा नहीं सका। वो लगातार बढ़ते दबाव में ताश के पत्तों की तरह टूटता चला गया। और फिर इतिहास में दर्ज हुआ वो साल 476। यही वो साल था जब हमेशा के लिए अजेय माने जाने वाले पश्चिमी रोमन साम्राज्य का आधिकारिक रूप से अंत हो गया। ये महान साम्राज्य भले ही टूटकर बिखर गया हो, लेकिन वो पूरी तरह से कभी नहीं मिटा। उनकी बनाई सड़कों का विशाल जाल, उनकी सटीक कानूनी व्यवस्था, वास्तुकला के वो अद्भुत चमत्कार और उनका सैन्य और सांस्कृतिक ढांचा, ये वो मजबूत आधार हैं, वो अस्थि पंजर हैं जिन पर आज भी हमारी आधुनिक मानव सभ्यता बड़े गर्व से टिकी हुई है। तो इस पूरे सफर के अंत में एक बेहद गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल हमारे सामने आता है। यदि इतना विशाल, इतना संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य भी एक दिन इतिहास की धूल में मिल सकता है, तो रोम आज के आधुनिक साम्राज्यों और महाशक्तियों के लिए क्या सबक छोड़ता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इतिहास के ऐसे ही और भी शानदार और गहरे विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।